Hello everyone, my name is Sakshi. I'll be starting with Unit 1, that is National Income. So to understand National Income, हमें तीन सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं जिसके बिना हम नेशनल इनकम का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते. ठीक है, सबसे पहला मतलब इसको ना मैं जो बोलती हूँ आई कॉल इट एज 3 गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को हम डिनोटिंग बाय NI. सो द वेरी फर्स्ट रूल इज़, इसको समझने से पहले 2 टर्म्स समझते हैं. सबसे पहली टर्म आती है हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? बेसिकली इकोनॉमी में जितनी भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, जितना भी कैपिटल स्टॉक में जो एडिशन हो रही है, दैट इज़ माय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. जैसे मान लो बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, कोई भी इन्वेंट्री हो गई, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट है. या फिर इसको सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होती है मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होती है मेरी नेट इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ना टोटल है, मतलब जितना सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड जिस वैल्यू पे वो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको मैं बोलती हूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और द टोटल इन्वेस्टमेंट. तो जितनी एग्जैक्टली उसकी वैल्यू है. ठीक है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैं डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं करती. मतलब ग्रॉस वाली में से जब मैं डेप्रीसिएशन हटा दूं उसको मैं क्या बोलती हूँ, नेट इन्वेस्टमेंट. मान लो मैंने आज एक कार परचेज करी या लेट्स से एक बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10 लाख, हाइपोथेटिकल एग्जांपल. अब एक्चुअली में हमें तो लगेगा वैल्यू इसकी कितनी है, 10 लाख. अगर हम आज एक शोरूम से गाड़ी निकलवाते हैं, अगर 4 दिन बाद भी उसको सेल करने जाए, क्या वो एग्जैक्टली 10 लाख की सेल हो जाएगी? नहीं होगी. ऑब्वियसली अगर मेरे को 10 लाख की परचेज़ करनी तो मैं शोरूम से परचेज़ कर लूँगी, मैं किसी और से परचेज़ क्यों करूँ? तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो फॉल हो जाती है. सिमिलरली इन एन इकोनॉमी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी कुछ वैल्यू यूज़ हो जाती है. मतलब क्या हो जाता है, डेप्रीसिएशन होता है जब हमारे फिक्स्ड एसेट्स यूज़ हो जाते हैं ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर. तो लेट्स से एक साल बाद उसकी वैल्यू रह जाती है 9 लाख. सो इट इज़ डेप्रीशिएटिंग एट द रेट 10%. तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, 9 लाख, राइट. सो नेट इन्वेस्टमेंट मेरा वो अमाउंट है जिसके अंदर मैं डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं करती, लेकिन मैं ग्रॉस के अंदर डेप्रीसिएशन इंक्लूड करती हूँ. सो ये एग्जांपल पढ़ के मेरे को एक चीज़ समझ में आई, दैट नेट इन्वेस्टमेंट इज़ व्हाट, दैट्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस डेप्रीसिएशन. कि ग्रॉस वाले अमाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन मेरा इंक्लूडेड होता है, लेकिन नेट के अंदर मेरा डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता. तो फ्रॉम दिस आई गेट माई फर्स्ट गोल्डन रूल, राइट. मूविंग अहेड, सेकेंड गोल्डन रूल समझने के लिए ना मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे. पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का. जिनको इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं पता, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है वो टैक्सेस जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं. हम बोलते हैं हमारे टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स. और जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स. जैसे मान लो इनकम टैक्स है. इफ आई एम अर्निंग सम अमाउंट ऑफ सैलरी, सम अमाउंट ऑफ इनकम, उसके ऊपर जो टैक्स जाएगा मैं अपने घर वालों पे शिफ्ट नहीं कर सकती. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ माई इनकम टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर मैं एक चिप्स का पैकेट परचेज करके लाऊं, उसका जो टैक्स है मैं वो किसी और पे शिफ्ट कर सकती हूँ, राइट. जो भी मेरे चिप्स के पैकेट के लिए पे करेगा, ही और शी विल पे फॉर दैट टैक्स, राइट. सो इनडायरेक्ट टैक्स इज समथिंग जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है. क्लियर. दूसरा टर्म इसके अंदर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज. सब्सिडीज के लिए ना एक वर्ड याद रखो, इकोनॉमिक असिस्टेंस. इकोनॉमिक असिस्टेंस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट हमें किसी भी फॉर्म में बेनिफिट दे रही है, किसी भी फॉर्म में हमारा फ़ायदा करवा रही है, दैट इज़ इकोनॉमिक असिस्टेंस दे रही है हमें, उसको हम बोलते हैं सब्सिडीज़. इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, वो 1000 रुपये का सामान बनाता है, लेकिन उस पर उसको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है. तो इफ़ेक्टिवली वो जो सामान है वो 1100 रुपीज़ का सेल कर रहा है.
लेकिन अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी, लेट्स से 50 रुपीज़ की गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दे दी, तो अब क्या होगा, 50 रुपीज़ का उसको फ़ायदा हो गया। अब वो सामान कितने का सेल करेगा, 1050 का। ठीक है, अब मेन बात आती है इसके अंदर मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। दो टर्म्स हमने अभी पढ़ी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। दो टर्म हम अब पढ़ेंगे जिसको हम बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस। Market price is the price at which a producer sells his or her product in the market. जैसे इस वाले एग्जाम्पल में 1050 is my market price, मतलब एक्चुअली में वो सामान मार्केट में कितने रुपए का पहुंच रहा है, दैट इज मार्केट प्राइस। दिस इज माई मार्केट प्राइस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रही है, जो प्रोड्यूसर को सामान को बनाने की कॉस्ट है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मार्केट प्राइस में ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो गवर्नमेंट का क्या है, दे आर द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जब हम उनको टैक्स पे कर रहे हैं तो उनकी पॉकेट में तो पैसा आ रहा है ना। और जो सब्सिडीज हैं वो क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, सब्सिडी देनी पड़ रही है, राइट। तो व्हाट इज देयर नेट रेवेन्यू, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो एक्चुअली कितना कमा रहे हैं, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो इन सारी एक्सप्लेनेशन से मेरा सेकंड गोल्डन रूल निकल कर आता है, जिसके अंदर मैं क्या बोलती हूँ कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, दिस इज माय फैक्टर कॉस्ट, तो मैं फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगी, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे मार्केट प्राइस में देखो ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में ये चीजें इंक्लूडेड नहीं है। सो फ्रॉम दिस आई गॉट माई सेकेंड गोल्डन रूल, राइट। नाउ for the third golden rule we need to again understand few concepts and then we'll try to explain, we'll try to understand the third golden rule, right. So एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। व्हाट इज माय फैक्टर इनकम, वो इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होती है, वो इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होती है। जैसे कि लैंड, राइट, लैंड पे हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलती है। देन थर्ड आता है देन कैपिटल पे हमें मिलता है इंटरेस्ट, राइट। एंड देन एंटरप्राइज हमारी क्या अर्न करती है, प्रॉफिट। सो ये सारे हैं मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बात आती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत बार हमें अब्रॉड से रिसीव होते हैं एंड बहुत बार हम पे करते हैं अब्रॉड को, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो हमें बाहर से मिला, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने बाहर के लोगों को दिया। अब यहाँ से मेरा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी डोमेस्टिक इनकम में ये फैक्टर इनकम जो हमें अब्रॉड से मिली है वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो ये अब्रॉड वाली इनकम होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो मैं क्या करूँगी, नेशनल वाली में से जो अब्रॉड वाली इनकम है मैं वो हटा दूंगी। नाउ व्हाट इज NFIA? सो NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फैक्टर इनकम बाहर से कितनी आई, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से मैं माइनस करूंगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, दैट इज फीफा माइनस फीटा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम नेशनल इनकम में से NFIA हटा देते हैं, मतलब अब्रॉड वाला फैक्टर हटा देते हैं। सो दिस मेक्स
the third golden rule, or this gives us the third golden rule, that is domestic income is equal to national income less NFIA. Let's just quickly revise all the three golden rules. So what was our first golden rule? Net investment is gross investment less depreciation. Now what was the second one? Factor cost is market price less net indirect taxes. How do I calculate net indirect taxes? Indirect taxes less subsidies. And my third golden rule is domestic income is equals to national income less NFIA. How do I calculate NFIA? That is factor income from abroad minus factor income to abroad. Thank you for